गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। मोटर यान अधिनियम की धारा 177 के तहत क्या अपराध बनता है, आज के हमारे वीडियो का यही टाइटल है। अक्सर जब भी हम घर से दो पहिया वाहन या चार पहिया वाहन लेकर निकलते हैं तो हमारे मन में एक डर जरूर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैफिक पुलिस वाले हमको रोक लें और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा चालान बना दें। और अक्सर हमारा सामना ट्रैफिक पुलिस से होता ही होता है और ट्रैफिक पुलिस हमें रोक कर हमारा चालान अक्सर काट देती है और उस पर लिखा होता है कि धारा 177 और धारा 177 है। अब ये धारा क्या होती है हमको ही पता नहीं होता है, तो आज के वीडियो में इसी धारा पर मैं आपको कानूनी जानकारी दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट एस चंद्रशेखर का भी है 2014 का, और कौन कौन सी गलतियां इस अपराध के अंतर्गत हम पर अपराध बनाती हैं, वो कुल 9 गलतियां मैं आपके लिए लेकर आया हूं, संभावित गलतियां जिनको यदि हम करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस हमारा चालान भी बना सकती है। तो उससे बचने के उपाय भी हमारे पास में मौजूद हैं कि यदि हम उन गलतियों को नहीं करेंगे तो हम ट्रैफिक पुलिस के चालान से भी हम बच सकते हैं। वैसे मैं आपको आगे बढ़ने से पहले सामान्य रूप से जानकारी दे दूं कि मोटर यान अधिनियम 1988 के अध्याय 13 में अपराध, शास्ति और दंड के बारे में बताया गया है। उसी में धारा 177 को भी परिभाषित किया गया और इसी में धारा 177 ए भी बताई गई है। जैसा कि मोटरयान अधिनियम बनाया गया है और इस अधिनियम को बनाने में जो नियम बनाए गए हैं, यदि इस अधिनियम के तहत कोई अपराध, ऐसा अपराध किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा जिसके दंड का प्रावधान इस अधिनियम में नहीं है, किसमें, जैसे कि मोटरयान अधिनियम में, इसमें एक लगाए 217 धारा है। अब किसी के द्वारा कोई अपराध कर दिया गया और उसकी सजा का प्रावधान इसमें नहीं है, तो धारा 177 के तहत इसमें दंड का प्रावधान दिया गया है। 500 रुपए का जुर्माना और 1000 रुपए का जुर्माना और 1500 रुपए का जुर्माना धारा 177 और 177 ए के तहत इसमें बताया गया है। उसी को सरल उदाहरण से और आगे की डिटेल जानकारी मैंने जो आप लोगों के लिए डिजिटल ई बुक में तैयार करके रखी है, उसमें से मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी देता हूं। आइए सर, लेट्स गो। सबसे पहले सर हम जो धारा 177 है उसको समझ लेते हैं। जो बुक में दी गई है परिभाषा, वही परिभाषा मैंने इसमें भी लिखी हुई है, जो सेम टू सेम। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 अपराधों के दंड के साधारण उपबंध के बारे में बताती है। जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह जब उस अपराध के लिए कोई शास्ति उपबंधित नहीं है, प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा और किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। इसके कहने का सीधा सा मतलब सर ये हुआ कि जो कोई इस अधिनियम या इस अधिनियम के बनाए गए, कौन सा अधिनियम, मोटरयान अधिनियम 1988 या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए कोई भी नियम, विनियम या अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा और जब उस अपराध के लिए कोई शास्ति उपबंधित नहीं है, मतलब इस एक्ट में उस अपराध के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, तब धारा 177 ये बताती है कि प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा उसको दंडित किया जाएगा और किसी द्वितीय या पश्चातवर्ती, मतलब वही अपराध वो दोबारा भी करता है, तो जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। इसी प्रकार से धारा 177 का में बताया गया है कि धारा 118 के अधीन विनियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति। 118 क्या कहती है कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मोटर यानों के चलाने के लिए सविनिमय बना सकेगी। मतलब धारा 118 में सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर है कि वह अधिसूचना द्वारा मोटर यानों के संबंध में नियम बना सकती है। अब यदि कोई व्यक्ति धारा 178 के अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है तो वह धारा 177 का के तहत ऐसे जुर्माने से जो 500 रुपए से कम का नहीं होगा किंतु 1000 रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। तो ये तो सर हो गई दोनों धाराओं की परिभाषाएं। अब इसी को हम एक सरल उदाहरण से समझ लेते हैं कि यदि आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए धारा 181 में अलग से 5000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, तो दिया हुआ उसमें तो वही दंड होगा। जैसे कि धारा 128 आप देख लें मोटरयान अधिनियम 1988 की, कि यदि कोई मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक सवारी बैठाता है तो धारा 128 के तहत वो दंडनीय अपराध है। उसमें 1000 रुपए जुर्माना है और 3 महीने तक आपका लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। तो ये ऑलरेडी दंड का प्रावधान दिया गया है।
तो वो उसी के तहत दंड नहीं माना जाएगा। लेकिन ऐसे अपराध जिसका कोई दंड का प्रावधान ही नहीं दिया गया है, तब वहां पर धारा 177 और 177 ए लागू होगी। अब हम देख लेते हैं कि यदि आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो धारा 185 185 में अलग से सजा का प्रावधान है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी छोटी गलती करते हैं, जैसे गाड़ी की नंबर प्लेट का फॉन्ट थोड़ा अस्पष्ट है आपका, या वाहन से जुड़ा ऐसा कोई मामूली नियम तोड़ना जिसके लिए पूरे कानून में किसी अन्य धारा में अलग से सजा नहीं लिखी गई है, तब वहां धारा 177 लागू होती है। जुर्माना 2019 के संशोधन के अनुसार जो मैंने आपको बता दिया, प्रथम अपराध के लिए 500 रुपए तक जुर्माना, द्वितीय और पश्चातवर्ती अपराध के लिए 1500 रुपए तक जुर्माना। 177 ए में भी जानकारी मैंने दे दी। अब हम देखते हैं सब कौन सी गलतियां इसके दायरे के अंतर्गत आती हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है सर, जिसमें नंबर 1 है दिशा परिवर्तन और सिग्नल से संबंधित गलतियां, डायरेक्शन एंड सिग्नल्स। नंबर 1, बिना इंडिकेटर दिए मुड़ना। गाड़ी में मोटरसाइकिल पर इंडिकेटर लगा होता है और उसकी लाइट आगे ही लगी होती है, हम उसको जैसे चलाते हैं तो हमारे गाड़ी के पीछे, जैसे स्कूटी है तो पीछे की तरफ और आगे की तरफ, मोटरसाइकिल में भी ऐसा था, वो आपने इधर किया उसको तो राइट साइड की लाइट जलने लगती है, इधर किया तो लेफ्ट साइड की लाइट जलने लगती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप राइट साइड मोटर जा रहे हैं या लेफ्ट साइड, ये एक इंडिकेटर है। अब यहां पर बिना पूर्व सूचना इंडिकेटर या हाथ का इशारा दिए अचानक गाड़ी मोड़ना या लेन बदलना, ये इसके तहत अपराध माना जाता है। आप यदि आपके पास लाइट कभी नहीं है उसमें या कोई वजह से नहीं जल पा रही है तो आप हाथ का भी इशारा दे सकते हैं। यदि आपने कुछ भी नहीं किया और एकदम से आपने गाड़ी मोड़ दी तो उसमें तो सर सडनली दुर्घटना होने का पूरा अंदेशा है। और ये नियम बना इसलिए गए कि सडनली दुर्घटना ना हो, एक आम नागरिक दुर्घटना से बच सके, तो इसको एक इस प्रकार का अपराध माना जाएगा। दूसरा है गलत सिग्नल देना, मुड़ने या रोकने का गलत या भ्रामक इशारा देना, यह भी इसमें अपराध माना जाएगा। तीसरा है सिग्नल तोड़ने के बाद मुड़ना। कैसे? जब भी हम जाते हैं तो रोड पर बत्तियां लगी दिखती हैं, लाल, हरी, पीली, तो सिग्नल है। जैसा कि आपने देखा होगा, आप जब भी बड़े शहरों में गए होंगे, भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, कलकत्ता, पुणे, महाराष्ट्र, बॉम्बे, ऐसे बड़े शहरों में आप जब भी जाते हैं तो वहां पर जो चौराहा रहता है तो वहां पर बत्तियां लगी हुई रहती हैं। जैसे लाल रेड बत्ती जलती है तो आपको रुकना है, वहां पर आपको आगे नहीं बढ़ना है, और जब ग्रीन बत्ती जलती है तब आपको आगे की ओर बढ़ना है। तो ये इस प्रकार से सिग्नल वहां पर लगे होते हैं। अब यदि लाल बत्ती या नो लेफ्ट नो राइट टर्न के बोर्ड का उल्लंघन करके गाड़ी मोड़ना, आपने उस सिग्नल का उल्लंघन करके यदि आपने गाड़ी आगे बढ़ा दी जबकि वहां पर आपको रुकना था, तो भी आपका चालान कटेगा, आपने उल्लंघन किया। अब आजकल तो सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए सर, सीसीटीवी कैमरे में आपको साफ दिख जाता है वहां पर, और आजकल चालान भी आपके व्हाट्सएप पर और ईमेल पर मैसेज के जरिए आ जाते हैं और आपको उसका भुगतान करना होता है, और सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी आपको पकड़ लिया जाता है। ट्रैफिक पुलिस भी वहां पर मौजूद रहती है। तो आजकल ये जो है कि एक नई व्यवस्था भी चालू कर दी गई है। दूसरा आता है सर हमारा लेन अनुशासन और पोजीशन से जुड़ी गलतियां। इसके अंतर्गत निर्धारित लेन को छोड़कर मनमाने ढंग से जिग जैग गाड़ी चलाना। मैं तो मतलब आवारा हवा का झोंका हूं और बस चढ़ानी गाड़ी। सभी लोग तो लाइन में खड़े हुए वहां पर रुके हुए हैं, लाल बत्ती जल रही है और वो महोदय जो है कि आवारा हवा का झोंका बनते हुए और दूसरी तरफ से गाड़ी कुदाते हुए निकाल ले गए। तो ये जिग जैग गाड़ी चलाना कहते हैं इसको। तो मैं इसमें जो बताया कि निर्धारित लेन को छोड़कर मनमाने ढंग से जिग जैग गाड़ी चलाना, तो ये इसमें आपका चालान कटेगा, ये अपराध में माना जाएगा। स्टॉप लाइन पार करना, सिग्नल पर जेब्रा क्रॉसिंग या स्टॉप लाइन के ऊपर आगे गाड़ी खड़ी करना। जब वहां पर बना दिया गया है सिग्नल तो उसके इधर ही आपको गाड़ी खड़ी करना है, ये भी आपका चालान कटने का एक आधार हो सकता है। छठा है बस लेन या डेडिकेटेड लेन में घुसना, बसों, साइकिलों या आपातकालीन वाहनों के लिए आरक्षित लेन में सामान्य वाहन चलाना, ये भी सर आपका इसके तहत अपराध माना जाएगा। ये संभावित मैंने तैयार किए सर, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक संभवता जहां तक मुझको कलेक्शन हुआ था वो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया। नंबर तीसरा ओवरटेकिंग और स्पीड से संबंधित गलतियां, गलत दिशा, बाएं से ओवरटेक करना, दाएं और बाएं, राइट और लेफ्ट। तो हमें जब भी रोड पे चलते हैं तो हमें लेफ्ट साइड ही चलना होता है, आप तो इस बात को जानते हैं।
अब गलत दिशा में ओवरटेक करके कई लोग आ जाते हैं तो उसमें दुर्घटना होने का पूरा खतरा रहता है सर। तो कानूनन ओवरटेक हमेशा दाहिनी ओर से करना चाहिए, बाहिने लेफ्ट से ओवरटेक करना अपराध है। मतलब दाहिनी ओर से करना चाहिए। मतलब जो आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि जैसे आप रोड पे जा रहे हैं ओवरटेक, अब दाहिनी ओर से करना चाहिए। अब आप जा रहे हैं, अब आप ये रोड है और लेफ्ट साइड आप जा रहे हैं, अब ये दाया साइड है और ये आपका साइड है, तो आप तो सड़क के इधर ही चल रहे हैं, तब वो आएगा तो वो आपको उसको इधर से करना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप भी इधर ही चल रहे हैं और वो इधर से आके ओवरटेक कर दे, तो ये फिर सर गलत माना जाएगा। लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना ये भी अपराध माना जाएगा। आठवां है अंधे मोड़ और पुल पर ओवरटेक करना। मोड़, संकरे पुल, पैदल पैदल पार पथ, जेब्रा क्रॉसिंग या पहाड़ी रास्तों पर ओवरटेक करना ये भी अपराध के तहत माना जाएगा। गति सीमा का उल्लंघन, निर्धारित स्पीड लिमिट से अधिक तेज गति चलाना। और चौथे नंबर पर आएगा मार्ग का अधिकार और आपातकालीन वाहन, राइट वे। आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देना, जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या पुलिस वाहनों को सायरन बजने पर तुरंत रास्ता न देना। 11वां है गोल चक्कर के नियम तोड़ना। गोल चक्कर में पहले से मौजूद वाहनों को प्राथमिकता न देना, अपराध माना जाएगा। 12वां है पैदल यात्रियों को रास्ता न देना। जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चल रहे लोगों को रास्ता न देना, यह भी इसमें माना जाएगा। 5वां है यातायात दिशा एवं नो एंट्री उल्लंघन। नंबर 13वां पॉइंट है इसमें, वन वे में उल्टी दिशा में जाना, एक तरफा मार्ग पर विपरीत दिशा में वाहन ले जाना। सपोज करो कोई नेशनल हाईवे है, उसमें बीच में डिवाइडर बना हुआ है, एक तरफ से वाहन के आने का है और दूसरी तरफ से वाहन के जाने का है। अब पता लग रहा है कि जो जाने का है तो उसमें वाहन जाएंगे ही जाएंगे और आने का है तो सारे वाहन आएंगे ही आएंगे। अभी एक सज्जन आए और उन्होंने क्या किया कि जो जाने का है तो सब लोग तो उस दिशा में जा रहे हैं और वो उस दिशा से इधर की ओर जा रहे हैं, तो ये इस रूल्स का उल्लंघन माना जाएगा। अभी एक एक्सीडेंट क्लेम केस मेरे पास कुछ इसी प्रकार का आया है सर। वो गांव की एक लिंक रोड जुड़ी हुई थी नेशनल हाईवे से। अब वो जाहिर सी बात है कि वहां पर रुकना चाहिए और दो ही तरफ देखना चाहिए, उसके बाद रोड क्रॉस करके और फिर आपको उस दिशा में जाना है। अब वो देखा ना भाला, गांव के लोग अधिकतर नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, या तो उनको जानकारी नहीं होती है या जो भी वजह है उनकी। लेकिन हालांकि हर जगह मेरा वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि हर व्यक्ति को कानून की जानकारी हो और ज्यादा से ज्यादा दुर्घटना से बचाव हो। अचानक वो ले आए, टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया, डिवाइडर से टकराए, गाड़ी से टकराए, जो भी टकराए, मृत्यु हो गई सर। अब आप क्या कर सकते हैं? वरना उसका नियम ये था कि रोकते देखते कि आप उधर गाड़ी नहीं है दो ही तरफ, उसके बाद फिर निकालकर रोड के डिवाइडर के दूसरी तरफ आते, और डिवाइडर के वहां भी आने के बाद भी देखते कि गाड़ियां आ तो नहीं रही है, और नहीं होती तो फिर वहां क्रॉसिंग करते। ये सावधानी सर बरतना चाहिए, वरना खुद की जान जोखिम में जाती है, सारा परिवार अलग बर्बाद हो जाता है और आप अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठते हैं। कानून बनाए इसलिए गए ताकि आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। इसमें आता है सर नो एंट्री का उल्लंघन, प्रतिबंधित समय या प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन प्रवेश कराना, जहां प्रतिबंध लगा हुआ है आप गाड़ी वहां नहीं ले जाएंगे। 15 है गलत साइड ड्राइविंग, डिवाइडर के गलत तरफ गाड़ी चलाना, धारा 184 खतरनाक ड्राइविंग के तहत भी आता है। छठे नंबर पे आएगा सर हमारा हॉर्न, लाइट और साइलेंसर से संबंधित गलतियां। साइलेंस जोन में हॉर्न बजाना, बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां हॉर्न बजाना मना होता है, जैसे कि अस्पताल, स्कूल या अदालत के पास नो हॉकिंग जोन में हॉर्न का उपयोग करना, यह आपकी गलती मानी जाएगी। उसके बाद प्रेशर मल्टी टोन हॉर्न का उपयोग, प्रेशर हॉर्न या अत्यधिक तेज आवाज वाले हॉर्न लगाना। मैंने कई लोगों को देखा है कि मोटरसाइकिल में वो बस का हॉर्न लगा के चलते हैं, और जैसे ही वो हॉर्न दबाते हैं तो आदमी चौंक जाता है, देखता है एकदम से कि यार ये क्या है, इतनी तेज कोई बस आ गई क्या? पता लग रहा है मोहल्ले के अंदर से रात को 1 बजे या 12 बजे वो तेज हॉर्न मारते हुए निकल रहे हैं, तो ये भी गलत और अपराध के तहत आएगा सर। 18 में हाई बीमा का गलत प्रयोग, शहर के अंदर या सामने से आते वाहन के सामने डीपर ना देना, हाई बीम पर गाड़ी चलाना, ये भी अपराध में माना जाएगा। और 7वां है सर पार्किंग और रिकॉर्ड संबंधी गलतियां, जैसे कि नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना, प्रतिबंधित जगह पर गाड़ी पार्क करना, ये सब वो गलतियां हैं जो अपराध में मानी जाएंगी। और सड़क पर रिकॉर्ड पैदा करना, गाड़ी को इस तरह खड़ा करना जिससे अन्य यातायात बाधित हो या दुर्घटना खतरे में पड़े, दुर्घटना का खतरा बने। और उसके बाद 21वें पे फुटपाथ पर पार्किंग, पैदल चलने वाले के रास्ते पर वाहन खड़ा करना, पैदल चलने वालों के रास्ते पर वाहन खड़ा करना। भाई आपने फोर व्हीलर ऐसी जगह खड़ी कर दी जहां से लोगों को पैदल के निकलने का, आने जाने का, ये भी सर गलती आपकी मानी जाएगी।
8वें नंबर में सुरक्षा उपकरणों का उपयोग ना करना। 8वें नंबर में है, ये 22वां नंबर है सर, ये इसको मैंने अलग अलग पेराओं में बांटा, लेकिन हमारा 22वां नंबर चल रहा है। बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाना, ड्राइवर या सहयात्री द्वारा सीट बेल्ट न लगाना, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाना, चालक के पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा आईएसआई मार्क हेलमेट ना पहनना, वाहन लोडिंग एवं यात्री क्षमता, ट्रिपल राइडिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, दो पहिया वाहन पर दो से अधिक व्यक्तियों का सवार होना, ओवरलोडिंग, वाहन की क्षमता से अधिक सवारी या माल लादना जो पीछे साइड से बाहर निकला हो। अभी जैसे कुछ एक, जैसे कि सीट बेल्ट लगाना या दो दो से अधिक सवारी चलाना, ये तो इनके विशेष प्रावधान इसमें दिए गए हैं, मोटर यान अधिनियम में सजा के भी प्रावधान दिए गए हैं, तो वो उसी अनुसार दंडित होंगे। लेकिन ये जिसमें मैंने अब आपको 98% जो बताए हैं कि वो इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी वो गलती अपराध मानी जाएगी और ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। इसमें पेनल्टी जो मैंने आपको बताई थी कि धारा 177 में प्रथम बार में 500 और 177 और बार बार में 1500 और 177 में 500 से 1000 तक का जुर्माना। और ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट भी है जो मैं आपको नीचे बताने जा रहा हूं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका चालान गलत या बिना किसी कारण के काटा जा रहा है, तो सड़क पर बहस, पुलिस अधिकारी से बहस करने की बजाय आप चालान न्यायालय के लिए भेज दिया जाए, आप ऐसा उनसे कह सकते हैं। आप संबंधित ट्रैफिक कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं, और यदि कोई उल्लंघन नहीं हुआ है तो माननीय न्यायाधीश द्वारा चालान निरस्त किया जा सकता है। लेकिन यह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप पूरी तरीके से अपडेट रहें। ऐसा नहीं हो कि आपको कानून की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है और आप वहां पर बिल्कुल जोश ही जोश में कह देते हैं कि अरे मैं तो पूरा परफेक्ट हूँ और मेरे पास पूरी गाड़ी भी कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट है, आप तो कोर्ट में पेश कर दीजिए, तो आप भारी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। वहां पर जो चालान बनेगा वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन फिर कोर्ट में आपको ज्यादा जुर्माना और सजा भी हो सकती है। दोनों बातें हैं। लेकिन आप यदि वास्तव में इतने जागरूक हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। हालांकि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी हमें कंप्लीट रखना होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है सर, आपको मालूम है? मोटरसाइकिल में अधिकतर ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, रजिस्ट्रेशन, और जैसे यात्री बस है और या लोडिंग वाहन है तो फिर उसमें फिटनेस और परमिट भी सर आवश्यक रहता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होना ही चाहिए, वरना ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो इनके लिए स्पेशल सजा के प्रावधान और जुर्माने के प्रावधान मोटरयान अधिनियम में स्पेशली दिए गए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं 177 की, कि जो प्रावधान इसमें नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी वो गलतियां अपराध मानी जाएंगी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं, एस राजश्रीकरण बनाम भारत संघ और अन्य 22 अप्रैल 2014 का जजमेंट है। बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मामला है सर ये, कि इसमें जो याचिकाकर्ता थे, एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब थे, हड्डी रोग विशेषज्ञ थे, और कोयम्बटूर के गंगा अस्पताल में वो शल्य चिकित्सा विभाग के अध्यक्ष एवं प्रमुख थे। और उन्होंने काफी सेवाएं दी। जो एक्सीडेंट दुर्घटना में जिन लोगों की चोटें लगी उनका इलाज किया, लेकिन उनके मन में एक बात पैदा हुई, उन्होंने महसूस किया कि भारतीय सड़कों पर प्रतिदिन होने वाली बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं जिनमें जान माल का नुकसान होता है, हड्डियां टूट जाती हैं, लोग मर जाते हैं, तो इनको पूरी तरीके से टाला जा सकता है। एक विचार उनके मन में आया, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्पेशल याचिका लगाई और उन्होंने अपने अनुभव और कर्तव्य से परे सेवा करने की इच्छा से प्रेरित होकर इस कार्य को किया। और उसमें जो मुख्य रूप से प्रचलित कानूनों के प्रवर्तन के मामले में हस्तक्षेप करने और याचिकाकर्ता द्वारा अधिक उपयुक्त समझे जाने वाली विधायी उपायों और अधिक सकारात्मक प्रशासनिक कार्रवाई के निर्देश देने का अनुरोध उनके द्वारा किया गया। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से दुर्घटना के बाद की देखभाल और प्रबंधन के संबंध में मौजूदा बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश देने की भी मांग की, ताकि सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की जान और शारीरिक चोटों को कम किया जा सके। इसमें जो सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2010 नामक पुस्तक में विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत किए, जो 1970 से 2010 के बीच सड़क दुर्घटनाओं और घातक मामलों में हुई वृद्धि को दर्शाते हैं। उक्त प्रकाशन में जो बात सामने आई कि उक्त वर्ष यानी 2010 में जो है कि 5 लाख यातायात दुर्घटनाओं की संख्या लगभग 5 लाख थी 2010 में। ये 2014 का फैसला है, उस समय का आंकड़ा बताया गया है। और लगभग 1,30,000 मौतें हुई और 5 लाख से अधिक लोगों को गंभीर चोटें आई, जिनके अंगों का विच्छेदन भी शामिल है।
देश में हर मिनट एक गंभीर सड़क दुर्घटना होती है और हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की सड़क यातायात दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। यह मामला कब का है सर? 2010 का। अब तो आप जानते हैं पॉपुलेशन भी बढ़ गई है और अब तो ये दर और ज्यादा भी बढ़ चुकी है। इसलिए सड़क यातायात दुर्घटनाएं सुचारू मानवीय जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनने की क्षमता रखती हैं, जिसके लिए तत्काल और जरूरी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। केवल मौजूदा कानून जो स्वयं अपर्याप्त है, सही ढंग से लागू नहीं किए जा रहे हैं, ऐसे कानूनों में बदलाव की उनके द्वारा मांग की गई और बड़े महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। ये पूरा जजमेंट सर मैंने इसमें आप लोगों के लिए लिख दिया है। मैं महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको दिख रहा है येलो कलर से वही पढ़ता चलता हूँ, मुख्य मुख्य बातें, ताकि आपको पता लग सकेगा कि इसमें महत्वपूर्ण बातें क्या है। जैसे कि जजमेंट के पैरा क्रमांक 5 में का मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करके जुर्माने में वृद्धि करना और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर हर 3 साल में जुर्माने में संशोधन का प्रावधान करना। खा में वाणिज्यिक वाहनों में अधिक भार लादने पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाना, ये इसमें बताया गया। इसके बाद सर धारा 20 और 185 मोटर वाहन अधिनियम नियम ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन होना चाहिए और यातायात पुलिस और अदालतों द्वारा इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। किस पे घामे है ये? शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में धारा 20/185 में मोटर वाहन अधिनियम नियम ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन होना चाहिए, यातायात पुलिस और अदालतों द्वारा इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ये इसमें बताया गया। आगे सर हम चलते हैं और ये वही जजमेंट है जो स्क्रॉल में कर रहा हूं आपके लिए, और जो मुख्य बात है मैं आपको वही इसमें सर बता रहा हूं। है तो पूरा जजमेंट ही सर मुख्य मुख्य, लेकिन मैं आपको सिर्फ स्पेशल बात की ओर आपका ध्यान दिला रहा हूं मैं। ये इसमें ये सभी मांग उनके अनुच्छेद 142 के तहत प्रमुख सड़कों का उपयोग करने वाले आम जनता के व्यापक हित में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए सुझाव अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय के कड़े निर्देशों में शामिल किए जाने योग्य होंगे, जब तक कि केंद्र और राज्य द्वारा आवश्यकता अनुसार उचित कानून बनाकर इन्हें लागू नहीं कर दिया जाता। उक्त सुझावों का सार निम्नलिखित है। क्या है सर निम्नलिखित? समस्या की गंभीरता सुनिश्चित करने के निर्देश, और ये सभी बातें सर इसमें दी गई हैं पूरे जो डिटेल में मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। काफी बड़ा जजमेंट है सर, तकरीबन 40 पन्नों का होना चाहिए मेरे हिसाब से। धारा 215 बता देता हूं इसमें। मोटर वाहन अधिनियम 1988 जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा गया है, धारा 215 के तहत परिकल्पित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया है और राज्यों को राज्य और जिला स्तर पर सुरक्षा परिषदें स्थापित करने के लिए परामर्श जारी किए गए हैं। अधिनियम के तहत स्थापित राष्ट्रीय परिषद के कार्य इस प्रकार है, पूरे कार्य इसमें सर बताए गए हैं। इसके बाद आता है सर धारा 114 प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक कार्रवाई की। इसी प्रकार हेलमेट पहनने संबंधी अधिनियम की धारा 129 और सीट बेल्ट आदि संबंधी केंद्रीय मोटर वाहन 1989। इसके बाद संक्षेप में नियम के 125 के उपनियम 1 के प्रावधानों का प्रवर्तन भी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, यह इसमें बताया गया है सर। और इसके बाद आता है इसी अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्रों के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 के अनुसार वाणिज्यिक वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। उसमें धारा 146 में आ जाते हैं सर हम। अनिवार्य बीमा के मुद्दे पर मंत्रालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 146 के तहत बिना बीमा वाले मोटर वाहन के उपयोग पर प्रतिबंध है, ये भी इसमें बताया गया है सर। इसी प्रकार से परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के एक जजमेंट का भी सर इसमें उल्लेख दिया गया है। और अधिनियम की धारा 163 और दूसरी अनुसूची के प्रस्तावित प्रतिस्थापना जिसे राज्यसभा ने 8 मई 2012 को मंजूरी दे दी है को भी हलफनामे में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को उच्च पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करने के कदम के रूप में उजागर किया गया है। इसी प्रकार से क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 की अनुसूची 1 में परिभाषित स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए देय मुआवजे की राशि सिद्ध आय पर उपयुक्त गुणक लागू करके निर्धारित की जाएगी, जो अधिकतम 10 लाख रुपए के अधीन होगी। ये महत्वपूर्ण प्रावधान और धाराएं सर मैं आपको बता रहा हूं इसमें जजमेंट में स्क्रॉल करके। अनुच्छेद 32 के बारे में बताया है। 32 के अंतर्गत डॉक्टर राजसीकरण द्वारा वर्तमान रिट याचिका में उठाए गए मुद्दों पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित हुए। अनुच्छेद 21 इसका पैरा 21 भी बड़ा महत्वपूर्ण है सर जजमेंट का, कि सभी प्रासंगिक तथ्यों और विभिन्न पक्षों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद हमें यह प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के 4 मुद्दे कौन कौन से? नंबर 1 प्रवर्तन, दूसरा इंजीनियरिंग, तीसरा शिक्षा और चौथा आपातकाल देखभाल पर विचार करने के लिए 4 अलग अलग कार्य समूहों का गठन करके
पहले अपनाया गया 4 आयामी दृष्टिकोण उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने का सर्वोत्तम तरीका होगा। अतः प्रस्तावित कार्य में इसी दृष्टिकोण को अपनाने का इरादा रखते हैं, ये इसमें बताया गया है। पूरा इसमें पूर्वता ये सभी के बारे में जानकारी दी गई है। और धारा 20(2) के तहत और धारा 132 इसमें जो है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक का ना होना। यदि वाहन किसी सड़क दुर्घटना में शामिल हो तो किसी पुलिस अधिकारी वर्दीधारी पुलिस सब इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक का ना हो द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर वाहन को न रोकना धारा 132 के तहत माना जाएगा। दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को जिसके वाहन दुर्घटना में शामिल है निकटतम अस्पताल चिकित्सक के पास न ले जाने पर धारा 134 लागू होगी। और पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसके द्वारा मांगी गई कोई भी जानकारी नहीं देने पर धारा 134 इसमें लागू होगी। दुर्घटना की सूचना बीमाकर्ता को न देने पर धारा 134। शराब या नशे या मादक पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाने पर धारा 185। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर धारा 184। गति परीक्षण और दौड़ कर रहे हैं आप 189। बिना पंजीकरण के वाहन का उपयोग करना धारा 192 के इसमें लागू होगी। और धारा 39 के तहत कोई व्यक्ति उचित पंजीकरण और पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित किए बिना मोटर वाहन नहीं चला सकता, न ही अपने वाहन को चलाने की अनुमति दे सकता। यदि कोई वाहन सार्वजनिक सड़क पर उपयोग के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं है या वैध परमिट के बिना किराए पर उपयोग किया जा रहा है तो धारा 53 के तहत उपयुक्त प्राधिकारी पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर सकता है। ये सभी इसमें बताए गए सर। जुर्माने के प्रावधान धारा 146 के अनुसार उचित बीमा प्रमाण पत्र के बिना किसी वाहन का सड़क पर उपयोग नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के अंदर से बता रहा हूं सर मैं आपको। धारा 187 में हम देख लेते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों के मामले में चालक या मालिक को संबंधित पुलिस अधिकारी को उसकी सूचना देनी होगी। ऐसा न करने पर धारा 187 के तहत सजा दी जाएगी, अर्थात 3 महीने तक का कारावास या 500 रुपए तक का जुर्माना। और धारा 136 भी इसमें बताई गई है। इसके अलावा ऐसे वाहन का निरीक्षण मोटर विभाग के अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है धारा 136 के तहत। और इसी प्रकार से धारा 190 के तहत पहले अपराध के लिए 1000 रुपए, बाद के लिए 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 119 के तहत प्रत्येक चालक को यातायात संकेतों, निर्धारित ड्राइविंग नियमों के अनुसार वाहन चलाना और यातायात नियम में लगे किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना आवश्यक है और अनिवार्य है। धारा 121 के तहत चालक को रुकने या बाएं या दाएं मुड़ने के अपने इरादे का संकेत देना आवश्यक है। इसी प्रकार से धारा 122 से किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन को इस प्रकार छोड़ना जिससे अन्य सड़क उपयोगकर्ता को खतरा, अवरोध या अनुचित असुविधा हो या होने की संभावना हो, धारा 122 के तहत अपराध है। इसी प्रकार से धारा 127 है। जिसे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है तो पुलिस वर्दीधारी द्वारा वाहन को टो करके ले जाया जा सकता है धारा 127 के तहत। 128 में सर जो मैंने बताया था, 2 पहिया वाहन पर एक से अधिक पिलियन सवार ले जाना धारा 128 के तहत अपराध है। सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल चलाते समय ISI मानक का हेलमेट पहनने पर धारा 129 के तहत अनिवार्य कर दिया गया। धारा 183 में यदि कोई मोटर वाहन चालक गति सीमा का उल्लंघन करता है, बहुत तेज गति अनाधुंध चला रहा है, तो उसे पहले अपराध के लिए 400 रुपए और बाद के अपराधों के लिए 500 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये सर 2014 का बता रहा हूं मैं आपको, जजमेंट इस जबी का है। अब इसमें जुर्माना राशि और सजा बढ़ चुकी है, आप ये ध्यान रखिएगा, लेकिन धारा वही है। 184 में है कि जो कोई मोटर वाहन को ऐसी गति से या ऐसे तरीके से चलाता है जो जनता के लिए खतरनाक है, मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिसे वाहन चलाने के स्थान की प्रकृति, स्थिति, उपयोग तथा उस समय वास्तव में मौजूद यातायात की मात्रा या उस स्थान पर यथोचित रूप से अपेक्षित यातायात की मात्रा शामिल है। 189 में बताया है सर, इसमें सरकार की लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की गति परीक्षण या दौड़ में भाग लेना धारा 189 के तहत दंडनीय है। धारा 185 आ जाते हैं सर। शराब पीकर वाहन चलाने पर 2 वर्ष तक का कारावास, 3000 रुपए जुर्माना बढ़ चुके हैं सर। ये धारा 186 में है कि मानसिक या शारीरिक रूप से वाहन चलाने के लिए अयोग्य व्यक्ति को ऐसी स्थिति में वाहन चलाने के पहले वाहन चलाना देना धारा 186 के तहत अपराध में माना जाएगा सर। और धारा 194 भी इसमें बताया गया है कि अधिक भार वाले वाहन को चलाने पर 2000 रुपए का जुर्माना और अतिरिक्त भार के प्रति टन जुर्माना लगाया जा सकता है धारा 194 के अनुसार। ये सभी इसमें बहुत कुछ दी गई है सर धाराएं, जो मैंने काफी कुछ पढ़ के आपको बता दी हैं। पूरा डिटेल में सर जजमेंट मौजूद है।
मैंने आपके लिए ये इसमें दे दिया है सर, पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो डिटेल में जानकारी के लिए तो आप मेरी इस डिजिटल ई बुक में देख सकते हैं। ये डिजिटल ई बुक है सर। इससे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। इसमें समथिंग समथिंग लगभग लगभग 200 के समथिंग सर इसमें प्रश्न हैं, और आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये हमारे वीडियो का भी टाइटल है और डिजिटल ई बुक का भी यही टाइटल है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत क्या अपराध है, चालान से बचे, एमवी एक्ट सेक्शन 177। इसमें जो अध्याय है वो पूरे अध्याय मैंने इसमें दिए हुए हैं। और ये एक डिजिटल ई बुक है सर। इसको आप अपने स्वयं एक एजुकेशनल पर्पस के उद्देश्य से मेरे द्वारा बनाया जाता है, और इसको प्लेटफॉर्म पर डिजिटल ई बुक इसको कहा जाता है। और इस डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप वहां जाकर इसको खरीद भी सकते हैं। ये एक पीडीएफ है, एक नोट्स है। इसको आप किसी भी कोर्ट कचहरी, सरकारी विभाग, थाने पर कहीं भी आप पेश नहीं कर सकते। आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अंदर जो धाराएं दी गई हैं उसके लिए आप ओरिजिनल बुक और जो साइटेशन जो दी गई है वो ओरिजिनल साइटेशन आप वहां से निकाल कर आपको यदि आवश्यकता हो तो कोर्ट में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है धारा 177 पर। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।